नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 11 मई 2023 और स्वागत है आपका एटोवेल डिस्कशन में। आज वैसे देखो 4 इश्यूज इंपॉर्टेंट है हिंदू में, लेकिन 3 हम डिस्कस करेंगे, एक कल डिस्कस करेंगे बचा हुआ। सबसे पहले आर्टिकल डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट चीता से संबंधित। उसके बाद पुतिन ने ना चाहते हुए भी नाटो को और ज़्यादा स्ट्रोंग बना दिया, इससे संबंधित ये आर्टिकल है। तीसरा, इंडिया के न्यूक्लियर वेपन हासिल करने की कहानी, ये भी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। क्वेश्चंस जो आज आपको अटेम्प्ट करने हैं वो देख लीजिए। व्हाट आर सम ऑफ चैलेंजेस फेस्ड बाय प्रोजेक्ट चीता इन इंडिया। प्रोजेक्ट चीता के द्वारा इंडिया में क्या चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं और कैसे जो ये प्रोजेक्ट हैं वो इंडिया में एशियाटिक चीता का लॉन्ग टर्म सर्वाइवल इंश्योर करवाने में कामयाब हो पाएगा, आपको बताना है कैसे। दूसरा क्वेश्चन जो आपको अटेम्प्ट करना है, इंडिया के न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनने की सिग्निफिकेंस क्या है और कैसे इसने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और रीजनल सिक्योरिटी डायनामिक्स को प्रभावित किया है। ये 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, दोनों 250 वर्ड्स में। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल प्रोजेक्ट चीता से संबंधित है और आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। क्या कंटेस्ट है? देखो, हाल ही में 3 चीतास की डेथ हो गई हमारे देश में। उनमें से 2 चीता तो साउथ अफ्रीका से लाए गए थे और 1 नामीबिया से। अब राइटर ये कहते हैं बहुत जोर शोर से ये प्रोजेक्ट चीता लॉन्च किया गया था और प्रधानमंत्री मोदी पर्सनली इन्वॉल्व थे इस प्रोजेक्ट में। जब सबसे पहले चीतास को छोड़ा गया कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, तो उस समय भी प्रधानमंत्री मोदी वहां पर आए थे। और देखो, शुरुआत में 3 चीतास की डेथ हो जाना, ऐसा हम नहीं कह सकते कि प्रोजेक्ट फेल हो गया है, चीतास की डेथ हो गई है। लक्ष्य तो इस प्रोजेक्ट का यही है ना कि आने वाले 10 सालों में कम से कम 35 चीताज हमारे देश में होने चाहिए और वो सस्टेनेबल होना चाहिए। मतलब अपने आप से इतनी संख्या तो कम से कम हो, समझ गए। और इसके लिए अभी और कुछ चीताज भी इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। कुछ कंसर्न्स जो रेज किए जा रहे हैं वो इस प्रकार से रेज किए जा रहे हैं कि अभी जो कूनो नेशनल पार्क है ना, जहां पे चीतास को इंट्रोड्यूस किया गया है, यहां पे ज्यादा चीतास को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। किसी और जगह पे भी चीतास को इंट्रोड्यूस करना चाहिए था, समझ गए। और अभी जो चीता की डेथ हुई हाल ही में, एक फीमेल चीता की डेथ हुई। मेल चीतास के साथ मेटिंग के दौरान जो इंजरीज हुई ना, उसके कारण यह डेथ हुई फीमेल चीता की। मतलब इस प्रकार की जो डेथ्स है ना, वो और जगह भी देखी जाती हैं। चीता जो है अपने आप में एग्रेसिव एनिमल है, आपस में भी लड़ाई हो जाती है और उस लड़ाई के दौरान जो इंजरीज होती हैं उसके दौरान डेथ हो जाती है। ये दूसरी जगह भी देखने को मिलता है। तो मतलब 3 चीता की डेथ हो गई, आप प्रोजेक्ट पे सवालिया चिन्ह नहीं उठा सकते। आपको अगर किसी भी वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग प्रोग्राम की सक्सेस या फिर फेलियर को मेजर करना है ना, तो आप लॉन्ग टर्म में देखिए, शॉर्ट टर्म में मत देखिए। जैसे गिर में, गुजरात में गिर नेशनल पार्क है, वहां पे लायन की पॉपुलेशन इंक्रीज की गई। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे देश में टाइगर्स की पॉपुलेशन 3000 हो गई है। ऐसा एक दिन में नहीं हुआ। ऐसा इसके लिए देखो सस्टेनेबल एफर्ट्स लगाए गए थे। पिछले कई दशकों में लगातार कोशिश की गई टाइगर की पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए, गुजरात में लायन की पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए। तब जाके ये रिजल्ट निकला कि ये प्रोजेक्ट्स सफल हो पाए। तो ये तो बहुत ज़्यादा प्रीमेच्योर होगा। राइटर यहां पर एक बात जरूर बोलते हैं, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया, चीतास को लाने की जो प्रोसेस थी ना इंडिया में, आसान नहीं थी। मतलब ये जो प्रोजेक्ट है ना, इतना आसानी से स्टार्ट नहीं हुआ। 2009 में प्लानिंग होना स्टार्ट हुई थी, चीतास को लाते हैं, चीतास को लाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा, इसमें डिले हो गया। दोनों देशों के साथ नेगोशिएशंस हुई, नामीबिया और साउथ अफ्रीका के साथ, कि भैया हमें चीता दे दीजिए आप, हम यहाँ पे फिर से चीता की पॉपुलेशन को सस्टेन करना चाहते हैं। बाद में प्रधानमंत्री मोदी खुद इन्वॉल्व हुए इस प्रोजेक्ट में, सरकार ने काफ़ी पब्लिसिटी दी और इंडिया की ना वाइल्ड लाइफ के प्रति कमिटमेंट को दर्शाने के लिए भी ये प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो पिछले 3 महीनों में चीतास की 3 डेथ हुई है, लेकिन इस पर क्वेश्चन नहीं रेज किया जा सकता कि प्रोजेक्ट फेल हो गया है। जो बेसिक
चीज़ें हैं ना, बेसिक SOPs है ना, उनको अथॉरिटीज़ फॉलो कर रही हैं और लगातार टच में भी रहना चाहिए नामीबिया और साउथ अफ्रीका के एक्सपर्ट्स के साथ में कि कंडीशंस में क्या बदलाव हुआ है, क्या कुछ किया जा सकता है। देखो वैसे जिन चीतास को इंट्रोड्यूस किया गया ना, उन्हें लंबे समय तक यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने से पहले उन्हें कैप्टिविटी में रखा गया था, सेल में कैद कर कर। तो वो स्ट्रेस का भी शिकार थे, लंबे समय तक वो कैप्टिव रहे, कैद रहे, स्ट्रेस का शिकार हो गए, ज़्यादा वल्नरेबल हो गए, ज़्यादा एग्रेसिव हो गए। ये भी एक रीज़न है इन 3 चीतास की डेथ का। अदरवाइज देखो अथॉरिटीज़ को क्या करना चाहिए, बस ये इंश्योर करे कि पोचिंग ना हो, शिकार ना किया जा सके किसी के द्वारा। और इसके अलावा लोकल जो कम्युनिटीज़ हैं कूनो नेशनल पार्क के आसपास, उनको इंसेंटिवाइज किया जाए कि आप भी चीतास को प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद कीजिए, ताकि हमारा ये प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल रहे। और लास्ट में कंक्लूजन में ये कहा जाता है कि देखो ये रीलोकेशन का प्रोग्राम जब भी लॉन्च होता है ना, वो एक प्रकार का एक्सपेरिमेंट होता है। अब ऐसा तो है नहीं कभी हमने इससे पहले चीतास को इंट्रोड्यूस किया है हमारे देश में, ये पहली बार हुआ है। तो पहली बार हुआ है तो कुछ चीज़ें तो हमें बाद में ही पता लगेंगी। कितना ही साइंटिस्ट अनुमान लगा लें, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट अनुमान लगा लें कि चीतास को ये दिक्कत आ सकती है, क्लाइमेट उनको सूट करेगा नहीं करेगा, वास्तव में तो जब वो यहाँ पर रहेंगे तभी हमें बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी। इसलिए ये एक प्रकार से एक्सपेरिमेंट है। अथॉरिटीज़ को चीतास के बिहेवियर के हिसाब से जो भी चेंजेस लाने पड़े कंडीशंस में, वो चेंजेस लाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि ये प्रोजेक्ट सफल रहे। अदरवाइज देखो वही बात बार बार राइटर बोलते हैं, 1-2 चीता की डेथ से आप प्रोजेक्ट को फेलियर या फिर सक्सेसफुल नहीं बता सकते। जहां जरूरत हो आप स्टेप्स लो इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए, सस्टेनेबल बनाने के लिए। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल नाटो के और ज़्यादा मजबूत होने से संबंधित है। आप GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो हाल ही में फिनलैंड नाटो में शामिल हो गया, 31वां मेंबर है फिनलैंड नाटो का। और स्वीडन जो है वो भी जल्द ही नाटो में शामिल हो ही जाएगा, देर सवेर जैसे ही रेटिफिकेशन मिलता है सभी मेंबर्स का, और स्वीडन 32वां मेंबर हो जाएगा। ये वो देश हैं जो पहले ना कंफ्यूज थे नाटो को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं आपको कंटेक्स्ट बताता हूं। नाटो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बनी थी 1949 में USSR के अगेंस्ट, USSR यानी सोवियत यूनियन के अगेंस्ट 1949 में। नाटो का एक रूल जो सबसे ज़्यादा मेन है वो ये है, एक भी देश नाटो का किसी भी सदस्य के ऊपर हमला होता है ना, तो इसे सभी नाटो कंट्रीज अपने ऊपर हमला मानते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं। मान लीजिए 5 दोस्त हैं, अब इन्होंने ना आपस में ग्रुप बना लिया, जैसे कॉलेज में स्कूल में ना ग्रुप बन जाया करता था, ईगल गैंग। अब 5 दोस्त हैं इस गैंग में, पांचों में से एक भी दोस्त को पीटा जाता है ना, तो ये सारा गैंग फिर उस पर्सन को पीटता है जिन्होंने इसके दोस्त को पीटा है। ठीक उसी प्रकार का है ये नाटो। इन्होंने भी आपस में मिलकर अपना एक गैंग बना लिया जिसका नाम है नाटो। अब गैंग के किसी भी सदस्य को कोई पीटेगा तो पूरा गैंग मिलकर उस पर्सन को पीटेगा। फिर समझ गए, ये नाटो का कंसेप्ट है। अब नाटो से खतरा है रशिया को। रशिया नहीं चाहता कि मेरे आस पड़ोस के जो देश हैं वो नाटो को ज्वाइन करें। यूक्रेन ज्वाइन कर रहा था, इस वजह से यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया रशिया ने। अब लेकिन देखो रशिया ने डर दिखाने के लिए कोशिश की थी कि जैसे यूक्रेन के ऊपर हम हमला कर देंगे, यूक्रेन को दबा देंगे, यूक्रेन के टुकड़े कर देंगे, तो उसके बाद तो कोई देश हिम्मत नहीं करेगा नाटो को ज्वाइन करने की, क्योंकि हमने यूक्रेन का ये हाल करके रख दिया, बाकी देश डर जाएंगे हमसे, वो भी नाटो को ज्वाइन करने की सोचेंगे ही नहीं। लेकिन देखो पुतिन ने जो सोचा था ना उसका उल्टा हो गया। उल्टा कैसे हो गया? सबसे पहली बात, यूक्रेन को वो नहीं हरा पाए। दूसरी चीज, फिनलैंड स्वीडन जैसे जो देश हैं, पहले इनके रिश्ते ना रशिया के साथ ठीक ठाक थे, अच्छे नहीं कहोगे तो ठीक ठाक तो आप बोल ही दोगे, खराब नहीं थे। अब इन देशों को डर लग गया कि जैसे रशिया ने हमारे ऊपर अटैक किया है, मतलब जैसे रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, कल को हमारे ऊपर भी अटैक कर सकता है। तो फायदा इसी में है
कि हम नाटो की गैंग में शामिल हो जाएं। नाटो की गैंग में शामिल हो जाएंगे तो ये गैंग हमें बचा लेगा रशिया के अटैक से, तो ये नुकसान हो गया। दूसरा देखो, जर्मनी फ्रांस जैसे देश, इनका सॉफ्ट कॉर्नर था रशिया के प्रति, बट इनका कॉर्नर भी जो सॉफ्ट था वो अब खत्म हो गया। मतलब नाटो और ज्यादा मजबूत हो गया, यूरोपियन यूनियन और ज्यादा मजबूत हो गई रशिया के हमले की वजह से। अब ये सारे जो देश है ना, मैं आपको दिखाता हूं, स्वीडन फिनलैंड, ये देखो स्वीडन फिनलैंड नॉर्वे, ये सारे कहीं ना कहीं देखो यूएस के साथ हैं, नाटो के साथ हैं। अब फिनलैंड में मान लीजिए नाटो के विमान तैनात होंगे, नाटो के जेट तैनात होंगे, मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात होगा, तो रशिया बल्कि और ज़्यादा इनसिक्योर फील करेगा। ये रशिया का पूरा इकोनॉमिक रीजन है, इंडस्ट्रियल रीजन है, तो रशिया को डर लगेगा कि यार नाटो तो बिल्कुल हमारे दरवाजे तक आ गया, क्योंकि फिनलैंड ने अब नाटो को ज्वाइन कर लिया है। अब एक और चीज देखिए, ऊपर जो ये है ना आर्कटिक रीजन, पहले तो यहां कोई जाता नहीं था, कोई ध्यान ही नहीं देता था। क्यों? क्योंकि यहां पे ग्लेशियर थे बड़े बड़े। अब ना, आपको पता है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज होने के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं। अब ग्लेशियर पिघलेंगे तो पीछे बच जाएगा पानी। पानी को एक्सप्लोर किया तो मिला बहुत बढ़िया बढ़िया रिसोर्स, यहाँ पे तेल गैस, इतने बढ़िया बढ़िया रिसोर्स मिले बर्फ के पिघलने के बाद। तो ना यहां पर भी विभिन्न देश अपनी एक्सेस चाहते हैं। यहां पर तो अब यही देश हैं, फिनलैंड स्वीडन नॉर्वे आइसलैंड। दिक्कत ये है, ये ज्यादातर या तो नाटो के साथ चले गए हैं या फिर यूएसए के साथ अच्छे रिश्ते हैं। अब पहले तो रशिया की यहां पे ज्यादा लड़ाई होती नहीं थी, थोड़ी बहुत मतलब होती थी लेकिन ज़्यादा नहीं, लोकलाइज्ड कन्फ्रंटेशन होते थे रशिया के दूसरे एक्टर्स के साथ में, बड़े लेवल पे कोई लड़ाई नहीं हुई। बट अब देखो यहां पर भी रशिया और दूसरे देशों के बीच जो अभी नाटो में शामिल हो गए हैं या फिर जिनके यूएस के साथ रिश्ते अच्छे हैं, यहां पर भी फाइट हो सकती है। ये रीजन भी मिलिटराइज हो सकता है, ऐसी कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं वो संभावना जता रहे हैं। समझ गए? चाइना वैसे ना यहां पे आर्कटिक रीजन में ना एक्टिव होना चाहता है। अगर रशिया ने यहां पे इस रीजन में रशिया इनसिक्योर फील करता है तो फिर रशिया चाइना को लेकर आएगा कि आप हमारे दोस्त की तरह आइए। मतलब इस रीजन में भी रिसोर्स के लिए फाइट देखने को मिल सकती है। अब देखो कुछ इंडिया के लिए क्या इंप्लीकेशंस होंगी वो राइटर के द्वारा शेयर की जाती हैं। रशिया के ना बहुत कम दोस्त बचे हैं अभी। अब चाइना रशिया की हेल्प कर रहा है, इंडिया एक लेवल से ज्यादा रशिया की हेल्प कर नहीं सकता नाटो से लड़ने में। पहले क्या होता था, नाटो को इंडिया ज्यादा सीरियसली लेता नहीं था, बस बातचीत हो गई, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। बट अब तो नाटो फिर से ज्यादा मजबूत हो गया। ऐसे ऐसे देश नाटो के मेंबर बन गए हैं जिनके साथ इंडिया भी बात कर रहा है, जैसे ये नॉर्डिक कंट्री है, नॉर्वे स्वीडन वगैरह। इंडिया नॉर्डिक समिट हुआ था मई 2022 में। अब इंडिया थोड़ा सा भी नाटो के साथ रिश्ते मजबूत करता है ना, तो रशिया बल्कि और ज़्यादा इनसिक्योर फील करेगा। इंडिया के लिए भी सिचुएशन काफ़ी तेज़ी से चेंज हो रही है। इंडिया को इस पर रणनीति बनानी चाहिए कि नाटो का प्रपोजल आया था हाल ही में इंडिया के लिए कि आपको नाटो अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपका स्वागत है। हालांकि इंडिया के पास पहले भी ऐसे ऑफर आए हैं और इंडिया ने कभी इन ऑफर्स को हवा नहीं दी है, नाटो को ज़्यादा सीरियस लिया नहीं है ज्वाइन करने के लिए। तीसरी चीज वही बात, इंडिया के पास अभी ऑब्जर्वर स्टेटस है आर्कटिक काउंसिल में। चाइना भी अपने आप को नियर आर्कटिक स्टेट बताता है और पार्टनरशिप है चाइना की रशिया के साथ में। तो आर्कटिक रीजन का मिलिटराइजेशन होता है वो सभी देशों के इंटरेस्ट के खिलाफ है, इंक्लूडिंग इंडिया। तो यहां पर भी इंडिया को थोड़ा संभल के चलने की आवश्यकता है, रोल प्ले करना चाहिए इंडिया को अपना कि आर्कटिक रीजन में स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। अब आने वाले दिनों में देखो यूरोपियन यूनियन में या फिर यूं कहें पूरे यूरोप में जो सिक्योरिटी का नई सिचुएशंस इमर्ज होकर आ रही है ना, नाटो और मजबूत हुआ है, यूरोपियन कंट्रीज और ज़्यादा एकजुट हुए हैं, रशिया सामने है। अब इंडिया को अपना रोल प्ले करना चाहिए एज ए रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल एक्टर, और कहीं भी अगर सिचुएशन को इंडिया शांत करने में अपनी भूमिका निभा सका तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल,
पोखरान सेकंड से संबंधित हैं, आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आज से देखो 25 साल पहले 11 मई को और 13 मई 1998 को ऐसा कुछ हुआ कि इंडिया का फ्यूचर, इंडिया की इमेज वर्ल्ड में पूरी तरह से बदल गई। शायद देखो आज़ाद भारत के इतिहास में अगर हम 1971 के वार की जीत को अलग कर दें, वो इंडिया के लिए काफ़ी खुशी की बात थी। अगर उसे अलग कर दें तो शायद 11 मई और 13 मई की इंपॉर्टेंस हमारे आज़ाद भारत के इतिहास में शायद सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इन दोनों दिनों इंडिया ने न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स किए और इंडिया न्यूक्लियर पावर बन गया। वाजपेयी जी ने उस समय स्टेटमेंट दी थी कि देखो मैं बिल्कुल डायरेक्ट बोलता हूँ, मतलब शांति के नाम पर मैं ये एम्बिग्यूटी नहीं रखना चाहता कि क्या हुआ है। मैं साफ साफ बताना चाहता हूँ कि इंडिया अब न्यूक्लियर पावर बन गया है, इंडिया अब न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। इससे ज़्यादा साफ इंडिया बता भी नहीं सकता था। हालांकि देखो 18 मई 1974 को भी इंडिया ने एक न्यूक्लियर टेस्ट किया था। अब साफ साफ तो सरकार कहती नहीं है, लेकिन इधर उधर आर्टिकल्स में पढ़ने को मिलता है कि ये टेस्ट ज़्यादा पावरफुल नहीं था। मतलब इस टेस्ट की जो इंटेंसिटी थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, तो संदेह था कि वास्तव में इंडिया ज़्यादा इंटेंसिटी वाला बॉम्ब बनाने में सफल हो पाया है या फिर नहीं हो पाया है। शायद सफलता हाथ नहीं लगी थी, इसी वजह से इंडिया ने अपने आप को न्यूक्लियर वेपन स्टेट डिक्लेयर नहीं किया। हालांकि देखो ये बात सरकार ने कभी नहीं बताई, आर्टिकल्स में इधर उधर पढ़ने को मिलती है। 11 मई 1998 को जो कुछ हुआ उसकी देखो कोशिशें पहले ही स्टार्ट हो गई थी और देश के हर एक प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से इसकी कोशिश की। नेहरू हालांकि देखो डिसआर्मामेंट चाहते थे, न्यूक्लियर वेपन्स के अगेंस्ट थे, बट नेहरू ने भी शुरुआत में ये बोला था, नेहरू ने ये कहा कि देखो हमने स्टीम पावर डेवलप नहीं की, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया और हम एक स्लेव कंट्री बन गए। उन्हें भी पता था कि न्यूक्लियर प्रोग्राम के फ़ायदे हैं, तो इसलिए उन्होंने ये बोला कि हमें पीसफुल पर्पजेज़ के लिए तो न्यूक्लियर एनर्जी ज़रूर डेवलप करनी चाहिए। स्टीम पावर के मामले में हम पीछे रह गए, गुलाम बना लिया गया, लेकिन अब हम पीछे नहीं रह सकते। और फिर उन्होंने ये भी ऐड किया, अगर बाद में दूसरे पर्पजेज़ के लिए न्यूक्लियर एनर्जी को इस्तेमाल करना पड़ा तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे, हमारा देश पीछे नहीं हटेगा। ये नेहरू की बात थी। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री की बात कीजिए। उस समय देखो चाइना ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था 1964 में। होमी भाभा, जिन्हें इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम का फादर भी कहा जाता है, आपको शायद टाइम नहीं मिलता, आपने वो सीरीज़ नहीं देखी होगी, देखी मैंने भी नहीं, लेकिन ट्रेलर वगैरह देखते हैं, एक दो सीन वगैरह यूट्यूब पे देखने को मिल जाते हैं। कौन सी सीरीज़ थी? रॉकेट बॉयज़। रॉकेट बॉयज़ सोनी पे एक सीरीज़ आई थी, उसमें होमी भाभा और विक्रम साराभाई जिन्होंने इंडिया के स्पेस प्रोग्राम को लीड किया, और होमी भाभा जिन्होंने इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लीड किया, उन दोनों के बारे में है ये स्टोरी। रॉकेट बॉयज़ पेपर देने के बाद में आप ये सीरीज़ टाइम मिले तो देखना, आपको पता लगेगा कि कैसे इन दोनों साइंटिस्ट ने इंडिया में बेहतरीन प्रोग्राम की नींव रखी। तो लाल बहादुर शास्त्री ने देखा कि चाइना ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है, इंडिया को खतरा हो गया है, चाइना भी एक न्यूक्लियर पावर बन गया है, तो फिर उन्होंने होमी भाभा को ग्रीन सिग्नल दे दिया कि आप भी इंडिया के न्यूक्लियर वेपन हासिल करने के ऑप्शन को कंसिडर कीजिए। तो बाद में एक छोटा सा ग्रुप भी सेटअप किया गया था अंडरग्राउंड। अगर हम न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करेंगे पीसफुल पर्पजेज़ के लिए तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये स्टडी की जाए। इसके लिए एक छोटा सा ग्रुप भी गठित किया गया था। उसके बाद इंदिरा गांधी ने सैंक्शन किया, पहला न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट हुआ इंडिया में मई 1974 में, इसको नाम दिया गया पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। इसके बाद राजीव गांधी ने भी देखो 1988-89 में अप्रूवल दे दिया था एटॉमिक एनर्जी कमीशन और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO को कि आप आगे बढ़िए इंडिया को न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनाने की दिशा में। फिर नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने, नरसिम्हा राव के कार्यकाल में भी काम हुआ इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर। और सबसे लास्ट में क्रेडिट गया वाजपेयी की सरकार को, जब हिस्टोरिक शक्ति टेस्ट कंडक्ट किया गया और इंडिया एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन गया। जो प्रधानमंत्री सीरीज़ है ना ABP पे,
उसमें एक बात बोली जाती है, जब ये टेस्ट कंडक्ट हुआ, मतलब जब वाजपेयी की सरकार आई ना, तो ओथ टेकिंग सेरेमनी थी, शपथ ग्रहण समारोह। तो उस समारोह में ना नरसिम्हा राव भी शामिल हुए थे एज ए प्रधानमंत्री। तो उन्होंने वाजपेयी जी को बोला था कि वाजपेयी जी, ये काम हम तो पूरा नहीं कर सके, बट आप पीछे मत हटिएगा, आप इस काम को कंप्लीट कीजिएगा। और जैसा कि देखो, एक परमाणु मूवी है जॉन अब्राहम की, उसमें दिखाया गया है 1998 से पहले 95-96 में भी इंडिया ने ये टेस्ट कंडक्ट करने की कोशिश की थी, बट यूएसए की जो खुफिया एजेंसी थी ना, CIA, उन्होंने सैटेलाइट की तस्वीरों से बता दिया था, सबूत लेके साफ तौर पर इंडिया की सरकार को कि देखो आप टेस्ट कंडक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, गंभीर परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे, आप ऐसा मत कीजिए। तो इंडिया को काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हुई थी उस समय। फिर दोबारा से ये प्रोग्राम काफ़ी चोरी छिपे चला, और जैसे ही इंडिया ने ये टेस्ट कंडक्ट किया, पाकिस्तान ने तुरंत 28 और 30 मई को टेस्ट कंडक्ट कर लिया। चाइना ने इंडिया को बुरा भला कहा। यूएसए के साथ इंडिया के रिश्ते कुछ समय के लिए तो खराब हो गए थे, लेकिन बहुत कम समय के लिए। इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए कि भैया तुमने न्यूक्लियर टेस्ट क्यों कंडक्ट किया। लेकिन यूएसए को भी समझ में आ गया कि इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, और चाइना का राइज हो रहा था, तो यूएसए को यह समझ में आ गया कि चाइना के बढ़ते राइज को कंट्रोल किया जा सकता है इंडिया की सहायता से। तो जो यूएस इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा रहा था 1998 में, उसी यूएस ने 2005 में इंडिया के साथ सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया। वही यूएस आज चाहता है इंडिया एनएसजी का मेंबर बने। तो ये इंडिया की जीत है। एक कहावत है कि वो लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो आर्ग्यूमेंट के पावर को नहीं समझते हैं, बातों से नहीं समझते हैं, वो पावर के आर्ग्यूमेंट को समझते हैं। समझ गए? ध्यान से सुनिएगा, आर्ग्यूमेंट के पावर को वो नहीं समझते हैं, बल्कि पावर के आर्ग्यूमेंट को समझते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, और ऐसे ही लोगों को इंडिया ने अपने पावर का आर्ग्यूमेंट दिखाया कि देखो भैया, अब हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं। वेस्टर्न एक्सपर्ट्स ने यह भी बोला कि साउथ एशिया पर आप भरोसा नहीं कर सकते कि ये ज़्यादा समय तक न्यूक्लियर वेपन्स को रख सकेंगे, यहाँ पे स्ट्रक्चर काफ़ी वीक होगा, गलत हाथों में पड़ जाएंगे वेपन्स। लेकिन पिछले इतने सालों में इंडिया रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर साबित हुआ है। वेस्टर्न कंट्रीज़ के मुकाबले इंडिया में ज़्यादा मजबूत स्ट्रक्चर है, कंट्रोल, कमांड, कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस ज़्यादा मजबूत है बल्कि इंडिया में। तो ये न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट करने से ना इंडिया को कॉन्फिडेंस पूरा आया पूरे वर्ल्ड में कि देखो इंडिया भी कोई चीज़ है, पूरे वर्ल्ड को पता लग गया। ये इंडिया के इतिहास में बहुत बढ़िया मोमेंट थी। अब उस मोमेंट को 25 साल पूरे हुए हैं, इंडिया के लिए गर्व की बात है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। आज की हमारी डिस्कशन में देखो इतना ही है, 3 इश्यूज़ को हमने डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।